3 दिसंबर 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल शहर के अंदर कीटनाशक बनाने वाली एक फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस का रिसाव होने लगता है। ये रिसाव इतनी भारी मात्रा में होता है कि देखते ही देखते ये जहरीली गैस पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है और सुबह होते होते इस जहरीली गैस से हजारों लोग दम घुटने की वजह से मारे जाते हैं। ये हादसा इतना भयानक था कि सड़कों पर इंसानों और पशुओं की लाशें बिछ गई थी। करीबन 5 लाख लोग इस हादसे से प्रभावित हुए। आज के समय में भी भोपाल शहर के अंदर इस हादसे से प्रभावित लोगों को देखा जा सकता है। आखिर क्या कारण था इस खौफनाक मंजर के पीछे? ऐसा क्या हुआ था उस फैक्ट्री के अंदर? क्यों गई इतने लोगों की जान? लालच या फिर लापरवाही? चलिए जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी की पूरी घटना। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन अमेरिका की एक मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी थी जो दुनिया भर में कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स बनाती और बेचती थी। यूनियन कार्बाइड ने 1969 में जब भारत में हरित क्रांति का दौर था उसी समय भोपाल के अंदर एक प्लांट स्थापित किया जहां पर ये सेविन नाम का एक पेस्टिसाइड्स बनाती थी। यूसीसी का भोपाल में प्लांट लगाने का कारण सस्ती लेबर, सस्ती बिजली और सस्ते दामों पर मिलने वाली जमीन थी। साथ ही मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश था जिसके चलते उन्हें अपने कीटनाशक उत्पादों को बेचने में आसानी होती। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए एक केमिकल का उपयोग करती थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। ये एक तरह का कलरलेस केमिकल है जो पानी के साथ रिएक्शन होने पर बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। साथ ही मिथाइलमाइन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें उत्पन्न करता है। ये गैसें आंखों और शरीर की त्वचा के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। साथ ही इनसे सांस लेने और निगलने में काफ़ी दिक्कत होती है। कुल मिलाकर MIC एक तरह का जहर है और इसे फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में टैंक्स में स्टोर किया जाता था। अगर डिटेल में बात करें तो फैक्ट्री के अंदर MIC को स्टोर करने के लिए कंक्रीट की मोटी दीवारों से कवर 3 टैंक बनाए गए थे, E610, E611 और E619, जिनमें से E610 और E611 60% क्षमता के साथ MIC से भरा जाता था। वहीं E619 को बिल्कुल खाली रखा जाता था ताकि इमरजेंसी के अंदर MIC को इसमें ट्रांसफ़र किया जा सके। साथ ही इन टैंक्स में प्रेशर को सामान्य बनाए रखने के लिए पाइप से नाइट्रोजन भी भरी जाती थी। लेकिन हादसे की रात इन टैंक्स में सेफ्टी लेवल से ज़्यादा MIC भरी गई थी और तो और इमरजेंसी टैंक में भी भारी मात्रा में MIC उपलब्ध थी। पर कंपनी द्वारा की गई ये कोई एकमात्र गलती नहीं थी। इससे पहले भी कंपनी ने कई गलतियां की। दरअसल मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और अन्य कीटनाशक कंपनियों द्वारा सस्ते दामों पर कीटनाशक उपलब्ध कराने के कारण यूसीसी के सेल्स में भारी गिरावट आई थी, जिसके चलते यूसीसी को न चाहते हुए भी अपने प्रोडक्ट के दाम कम करने पड़े। इस कॉस्ट की भरपाई के लिए यूनियन कार्बाइड ने अपने सुरक्षा मानकों में कटौती की। यूनियन कार्बाइड ने बिजली बचाने के लिए MIC को ठंडा रखने वाले कूलिंग सिस्टम को बंद कर दिया। वहीं अगर कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता तो उसे घटिया क्वालिटी के इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया जाता। इसके अलावा प्लांट में होने वाले माइनर लीक्स पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। और सबसे बड़ी गलती, यूनियन कार्बाइड ने अपने एम्प्लॉयज की संख्या घटा दी और अपने अनुभवी एम्प्लॉयज की जगह अनस्किल्ड एम्प्लॉयज को भर्ती किया जिन्हें ना तो केमिकल्स की नॉलेज थी और ना ही सेफ्टी प्रिकॉशंस की। हादसे की रात जब फैक्ट्री के वर्कर्स द्वारा पाइप को धोया जा रहा था तब उन्होंने सेफ्टी वाल्व पर ध्यान नहीं दिया। ये वही सेफ्टी वाल्व था जो पाइप को धोते समय पानी को MIC में जाने से रोकता था। उस रात ये अपनी जगह पर नहीं था। इसके कुछ समय बाद सेफ्टी ऑफिसर ने देखा कि प्लांट में वर्कर्स की आंखों में जलन सी हो रही है और हमेशा की अपेक्षा लीक्स भी कुछ ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने जाकर टैंक्स के प्रेशर चेक किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। E610 का प्रेशर एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका था। उन्हें अंदेशा हो गया था कि E610 के अंदर
अंदर पानी जा चुका है और उनके रिएक्शन से बनने वाली ये जहरीली गैस पूरे भोपाल शहर के अंदर फैलनी शुरू हो गई है। सुरक्षा अधिकारी सुमन दे ने बिल्कुल भी देर न करते हुए तुरंत सेफ्टी सिस्टम को एक्टिवेट किया, परंतु उस रात ना ही कोई सेफ्टी सिस्टम चला और ना ही लोगों की जान बच पाई। दरअसल फैक्ट्री के अंदर ऐसे हादसों से बचने के लिए 3 तरह की सुरक्षा प्रणालियां थी। पहली, अगर कभी ऐसा हादसा होता है तो कूलिंग सिस्टम द्वारा MIC को फ्रीज करके फैलने से रोका जा सकता था, जिसे पहले ही पैसों के लालच के लिए बंद कर दिया गया था। दूसरा उपाय यह था कि चिमनी के अंदर एक वेंट स्क्रबर बनाया गया था जो वहां से निकलने वाली जहरीली गैसों को जलाकर डिस्पोज कर सके, लेकिन उस रात निकलने वाली जहरीली गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और उस वेंट स्क्रबर को हल्के लीकेज के लिए डिज़ाइन किया गया था। तीसरा और आखिरी उपाय चिमनी से निकलने वाली गैसों पर पानी की बौछारें करके उसे फैलने से रोकना, लेकिन चिमनी का आखिरी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा ऊपर था जहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाया। अब तक सेफ्टी ऑफिसर सुमन दे को पता चल चुका था कि अब इसे रोकना नामुमकिन है और ये एक बहुत ही बड़ा हादसा है। उन्होंने सेफ्टी अलार्म्स को एक्टिवेट किया, परंतु बदकिस्मती से उन्हें भी कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था। अब ये जहर भोपाल की हवा में घुलने लगा था और शहर के लोगों को इसकी खबर तक नहीं थी। लगभग रात के करीब 1 बजे ये जहरीली गैस भोपाल शहर की सुनसान सड़कों पर किसी कोहरे की तरह छा गई। जैसे ही ये गैस लोगों के घरों तक पहुंची, लोगों को आंखों में जलन, तेज खांसी, सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें आना शुरू हो गई। लोग अस्पतालों की तरफ भागने लगे और थोड़े ही समय में भोपाल शहर की गलियों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी बीमारी है और इसका इलाज कैसे किया जाए। सुबह के 7 बजते बजते इस जहरीली गैस की वजह से करीबन 3500 लोगों की जान चली गई। शहर में चारों ओर तबाही का मंजर था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस घटना के 1 साल बाद तक करीब 15,000 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 5 लाख लोग किसी न किसी तरह इसके दुष्परिणामों से प्रभावित हुए। इस घटना की खबर जब यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन के पास पहुंचती है तो वह तुरंत इंडिया चले आते हैं, जहां कोर्ट उन्हें दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद एंडरसन को UCC के गेस्ट हाउस में रखा जाता है, लेकिन 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा जाता है, जहां से वे अमेरिका चले जाते हैं। बाद में सरकार वॉरेन एंडरसन को फरार घोषित कर देती है। यूनियन कार्बाइड खुद को इस घटना का दोषी मानती है और 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुआवजा देने का वादा करती है। केंद्र कोर्ट में याचिका दायर करती है कि यूनियन कार्बाइड सभी पीड़ितों को 7,800 करोड़ अतिरिक्त मुआवजा दे, जिसे लेकर आज तक संशय बना हुआ है। जबकि कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन की 29 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के अंदर मृत्यु हो गई। इस भयानक हादसे से पहले सिर्फ एक व्यक्ति थे जिन्होंने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आवाज उठाई थी, राजकुमार केसवानी। राजकुमार केसवानी एक जर्नलिस्ट थे जो आए दिन यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आर्टिकल छापते थे। हालांकि जिस रात ये घटना हुई उससे 1 या 2 दिन पहले भी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसकी हेडिंग थी ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा भोपाल। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया था कि फैक्ट्री के अंदर अत्यधिक मात्रा में MIC उपलब्ध है जो कभी भी जहर बनकर हवा में घुल सकता है, लेकिन उनके इस आर्टिकल पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि बाद में सरकार ने उन्हें PT गोयनका अवार्ड और प्रेम भाटिया अवार्ड से सम्मानित किया। ये हादसा दुनिया भर के लोगों के लिए एक सबक था। सरकार ने भी इस हादसे से सबक लेते हुए ऐसे खतरनाक केमिकल प्लांट के खिलाफ कड़े कानून बनाए, लेकिन कानून बनाने मात्र से ये हादसे रुकने वाले नहीं हैं। इन्हें सख्ती के साथ अपनाना भी जरूरी है। अगर यूनियन कार्बाइड में नियमों का सख्ती से पालन किया गया होता तो शायद ही इतना भयंकर हादसा हुआ होता, परंतु लालच और लापरवाही के चलते कितनों की जान चली गई और कितने ही इसके भयंकर परिणामों से प्रभावित हुए। इंसान, पशु, पक्षी, पर्यावरण, इस हादसे ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। हम बस यही दुआ करते हैं कि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो।